Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we will have some discussions on preparation of cost of production report और उसमें हम लोग जो है वो आज ये देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जब हम लोग मटेरियल ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कुछ यूनिट्स इंक्रीज कर जाते हैं। ये नॉर्मली सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट में होता है। जब हम लोग सेकंड या थर्ड डिपार्टमेंट की कोई भी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जब हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी वजह से यूनिट इंक्रीज कर जाएं। तो यूनिट इंक्रीज जब करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है सेकंड डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं और उसकी पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो सिलेक्ट की हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एक डिपार्टमेंट में जब हम मटेरियल ऐड करते हैं और यूनिट गेन हो जाते हैं, गेन्ड यूनिट, जैसे हम लोगों ने पहले लॉस्ट यूनिट की कुछ कैलकुलेशंस की थी और उसमें हमने नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की बात की थी। अगर हमारे गेन्ड यूनिट हो जाते हैं, मीन हमारे यूनिट ज्यादा हो जाते हैं, जो जितने हमें मिले थे यूनिट उससे ज्यादा हो जाते हैं, तब हम लोग जो है वो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करते हैं और किस तरीके से उसकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, ये मैं आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है उसमें से मैंने एक एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। Here is the exercise, that is exercise 6.8। 6.8 एक्सरसाइज को हम लोग जो है वो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A company manufactures liquid product called glitter। कंपनी जो है वो एक लिक्विड प्रोडक्ट बनाती है जिसको ग्लिटर बोलते हैं। नॉर्मली इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसमें यूनिट्स बढ़ जाते हैं, वो नॉर्मली जो है वो इसी तरह के लिक्विड प्रोडक्ट्स में होता है कि जैसे हमें जो है वो 50 लीटर्स जो थे वो मिले थे पिछले डिपार्टमेंट से और हम लोगों ने 10 लीटर मजीद ऐड किया उसके अंदर, तो वो जाहिर है 60 लीटर बन जाएगा। तो मटेरियल जब ऐड करते हैं तो लीटर्स इंक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह से केजीज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह के मेजरमेंट यूनिट में काम करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो मटेरियल ऐड होने की वजह से इंक्रीज कर सकते हैं। The basic ingredients are put into process in department 1। जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिपार्टमेंट 1 में ऐड कर दिए जाते हैं। इन डिपार्टमेंट 2 अदर मटेरियल्स आर एडेड। दूसरे डिपार्टमेंट में और मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं। दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोसेस्ड बाय 50%। और जिसकी वजह से जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोसेस्ड होते हैं वो 50% इंक्रीज कर जाते हैं। The factory has only 2 departments। उसके दो ही डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो प्रोडक्शन समरी है, स्टार्टेड इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 में 18,000 यूनिट्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट 14,000 यूनिट्स हैं। ये डिपार्टमेंट 2 चुके 1 के बाद आएगा, इसलिए उसमें रिसीव्ड यूनिट आएंगे। एडेड टू यूनिट इन प्रोसेस। इस यूनिट में जब मटेरियल ऐड हुआ तो उसके जो यूनिट ऐड हो गए, मीन 50% उसका इंक्रीज करता है तो 50% उसके यूनिट और मजीद ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले 14,000 यूनिट रिसीव हुए और दूसरे जो है वो 7,000 यूनिट उनके मजीद ऐड हो गए, तो टोटल जो है वो उनके पास जो है वो 21,000 यूनिट हो गए। फिनिश्ड एंड ट्रांसफर्ड। इस डिपार्टमेंट ने 14,000 यूनिट कंप्लीट किए और ट्रांसफर आउट किए। देखो इसने 14,000 कंप्लीट किए तो इसने 14,000 रिसीव किए। मीन डिपार्टमेंट 1 ने जब कंप्लीट किया तो ये डिपार्टमेंट 2 ने रिसीव किया। इन प्रोसेस जो थे एंड ऑफ द मंथ, इसके 4,000 यूनिट थे और इसके 6,000 यूनिट थे। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल्स, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों के लिहाज से 1/4 थी इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1/2 थी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की। अब उसके बाद जो है वो कॉस्ट समरी जो है वो मटेरियल्स 90,000 का मटेरियल हमने डिपार्टमेंट 1 में लगाया, 36,000 का मटेरियल डिपार्टमेंट 2 में लगा। लेबर भी इसी तरीके से हमें 30,000 और 13,500 और 15,000 और 4,500 FOH दिए गए हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच डिपार्टमेंट।
हमने हर एक डिपार्टमेंट के लिए यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ फॉर मटेरियल्स, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, यूनिट कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना है, और बी कॉस्ट ऑफ द यूनिट ट्रांसफर्ड, एंड सी कॉस्ट ऑफ द वर्क इन प्रोसेस, और कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो ये तमाम चीजों के हमें जवाब मिल सकते हैं जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम सिंपली बना लेते हैं, वो हम लोग जो दोनों डिपार्टमेंट की अलग-अलग से बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे ना, एक डिपार्टमेंट 1 के लिए और एक डिपार्टमेंट 2 के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जी। यहाँ पे जो भी उसकी कंपनी थी उसका पहले हम लोग जो है उसका नाम लिख लेते हैं। तो कंपनी नेम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, a company manufactures a liquid product called glitter। तो आ कंपनी, उन्होंने कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी उसका कंपनी का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, और यहाँ पे हम बनाएंगे जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने नंबर 1 जो हम लोगों ने वर्किंग बना लेते होते हैं, हम पहले वो काम कर लेते हैं जिसको हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का पार्ट नहीं होता, ये उसकी समझ लें वर्किंग होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए होती है, इसके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद यूनिट्स हैं, ये हम लोग उसकी बनाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था वो होता था जी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग चूंकि हमारे पास डिपार्टमेंट 1 में उन्होंने गिवन ही नहीं दिया नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली हमें जो है वो स्टार्टेड यूनिट्स बताए गए हैं, उन्होंने बिगिनिंग यूनिट्स हमें नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम लोग वो जीरो कर देंगे। हम एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम लोग उसको जीरो कर देंगे, अदरवाइज आप इस लाइन को छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है जी स्टार्टेड या पुट इनटू प्रोडक्शन। स्टार्टेड इन प्रोडक्शन, पुट इनटू प्रोडक्शन जो हमें यूनिट्स बताए गए हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 18,000 यूनिट्स हमें बताए गए हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी 18,000। ओके, और टोटल जो हो गए हमारे पास, टोटल जो है वो आगे जी 18,000। टोटल टू अकाउंट हमने जितने पूरे करने हैं यूनिट ये हैं 18,000। मीन एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है वो 18,000 यूनिट उसने स्टार्ट किए, तो इसलिए 18,000 यूनिट अब उसने पूरे करने हैं। तो सबसे पहले है जी ट्रांसफर्ड आउट, इसको आप कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट का वर्ड यूज करेंगे, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट का फिगर हमें दिया गया है इस डिपार्टमेंट का, दैट इज 14,000। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, हम 14,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 14। फिर उसके बाद है जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमें गिवन है, ये हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 4,000। अच्छा बेटे, इसमें यूनिट लॉस्ट भी आ सकता है, यूनिट लॉस्ट। लॉस्ट यूनिट जो है वो चूंकि हम यहाँ पे कोई भी नहीं है, 14 और 4 18,000 पूरे हो जाते हैं, तो टोटल अकाउंटेड
वो यहाँ पे हमने कहा जी इतने हमने पूरे करने हैं और ये हमने कहा जी ये हमने पूरे कर लिए हैं। 14 और 4 18,000 यूनिट हमारे पूरे हो गए और यूनिट लॉस्ट इसमें कोई भी नहीं आया। तो ये मैंने पूरा एक फॉर्मेट आपको जो है वो लिख दिया है जिसमें तमाम चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं और वो चीजें जो हैं वो आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे एक और लाइन ऐड हो सकती है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कंप्लीटेड एंड इन हैंड। ये वाला भी हो सकता है कि कंप्लीट हो गए लेकिन अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो आप उसी तरीके से जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती जाती है आप उसके अंदर लिखते जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया। अब हम लोगों ने इसका बनाना है इक्विवेलेंट यूनिट्स और इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के लिए हमने ये देखना है कि अगर ये पहला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 है, तो उसमें हमारे पास जो है वो जो कॉस्ट एलिमेंट आएंगे वो है जी डायरेक्ट मटीरियल्स, डायरेक्ट लेबर और FOH। जितने 3 कॉस्ट एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं और बाद औकात डायरेक्ट लेबर और FOH को मर्ज करके डायरेक्ट मटीरियल और कन्वर्जन भी लिखा जा सकता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, जो कंप्लीटेड जिसके साथ वर्ड लिखा हुआ है उसको आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्डली हर एक कॉस्ट एलिमेंट के नीचे बिल्कुल मनो अन वैसे ही लिख देना है। उसकी वजह यह है कि ये 100% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉस्ट एलिमेंट, इसलिए 14,000 को जब आप 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 14,000 आ जाएगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है इसकी उन्होंने दी हुई है मटेरियल, लेबर और FOH के लिहाज से स्टेज ऑफ कंप्लीशन उन्होंने दी है 1/4। तो हम लोग यहाँ पे ये 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ ये 1/4 कंप्लीटेड है तो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो चूंकि मटेरियल, लेबर, FOH सब के लिए 1/4 है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड तो फिर हम लोग मटेरियल के लिहाज से 100% करते और बाकी लेबर और FOH के लिहाज से 1/4 करते। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी आप लोगों को ये वेरिएशंस करके क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की हुई है। तो अगर इस तरह की वेरिएशन आ जाए कि भाई आपके पास मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड होता है और जो लेबर और FOH के लिहाज से 1/4 कंप्लीटेड हैं, तो फिर आप लोग लिख सकते हो कि इसको ये 4,000 का मटेरियल 100% होगा, लेबर और FOH जो है वो 1/4 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो तमाम फिगर जो है 1/4 हैं, तो 4,000 का 1/4 करोगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे, इन सब को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1000। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1000 और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1000। तो वो तीनों के कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से और लास्ट यूनिट चूंकि हैं ही नहीं है इसलिए हम लोग इसको जो है वो 0 ही कर देंगे। और ये अगर आपके पास चूंकि लॉस यूनिट नहीं है तो मैं इसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन ठीक है कि मुझे नहीं लिखने की जरूरत अगर ये नहीं है तो, लेकिन चूंकि मैंने आपको समझाने के लिए पूरा फॉर्मेट बताया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, ये आ जाएगा जी 15,000। इसी तरीके से 15,000 इधर भी आ गया और यहाँ पे भी फिर इसी तरीके से 15,000 आ गया। और इस तरीके से आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड पार्ट है दैट इज, अब यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट शुरू हो रही है, जिसको हम लोग लिखेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी और प्रोडक्शन रिपोर्ट। और ये है डिपार्टमेंट 1 फॉर द मंथ, जो भी महीना होगा एंडेड ऑन। ओके, सबसे पहले आप लोग जो है वो इसमें जो अब जो हम लोग पार्ट बनाने जा रहे हैं, जो पोर्शन हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट एक्यूमुलेशन, एंड यूनिट कॉस्ट समरी। इसको आप कॉस्ट समरी का भी वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज कॉस्ट समरी। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोग ये जो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे तो जो हेडिंग हम यहाँ पे देते थे सेम वहां पे भी दे सकते हैं। अब क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 0 है इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। हम लोग बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे स्टार्टेड इन प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इतने यूनिट हमने स्टार्ट किए
तो कॉस्ट एडेड दिस मंथ, इस महीने में जो हमने कॉस्ट ऐड की है, और जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं आप उसके उतने जो है वो आप कॉलम बना लोगे, पहले टोटल का कॉलम, फिर डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर डायरेक्ट लेबर, और फिर आखिर में FOH का कॉलम बना लेंगे। ओके जी, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, इस महीने में हमने कितनी कॉस्ट ऐड की है, तो ये जो हमारी गिवन हमें कॉस्ट समरी है, कॉस्ट समरी, उसके अंदर हमें बता दिया गया कि 90,000 का मटेरियल है, 30,000 की लेबर है, 15,000 के FOH हैं। तो ये हम लोग जो है वो वहां पे नोट कर लेते हैं, 90,000 का मटेरियल है, 30,000 की लेबर है और 15,000 के FOH हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों को जब ऐड किया, और ये आ जाएगा जी 1,35,000 की टोटल कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड की है। दैट इज डॉलर अमाउंट है, इसलिए आप लोग इसके साथ जो है वो डॉलर का साइन लिखते जाएंगे। तो ये मैंने बेसिकली कॉस्ट जो ऐड की है डिपार्टमेंट ने, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 90, 30 और 15 के साथ। अब यही वाली जो है वो इसकी टोटल कॉस्ट बनती है। तो ये बेसिकली आप लोग इसकी, क्योंकि बिगिनिंग कॉस्ट है ही नहीं है, और बिगिनिंग कॉस्ट ना होने की वजह से यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट जो है टू अकाउंट, हमने जो टोटल कॉस्ट पूरी करनी है वो हम लोगों ने यहाँ पे हमने कहा जी इसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है हर एक कॉस्ट एलिमेंट की, FOH की बनती है जी 15,000, अगर ये ओपनिंग होती तो ऐड होके ही हो जाती एवरेज मेथड के तहत, और ये बनती है जी 30,000, और इसी लिहाज से ये बनती है जी 90,000, और ये बन जाता है जी 1,35,000। इस तरीके से हम लोगों ने ये कॉस्ट पूरी करनी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोगों ने अभी जो है वो पिछले वाले पार्ट के अंदर कैलकुलेट किए हैं, हर एक कॉस्ट एलिमेंट के, डायरेक्ट मटीरियल के 15,000, डायरेक्ट लेबर के 15,000, FOH के 15,000। तो अब आप ये देखें जी कि डायरेक्ट मटीरियल के जो हैं वो 15,000, डायरेक्ट लेबर के भी 15,000 और FOH के भी 15,000। इस तरीके से हमारे पास तीनों के कॉस्ट एलिमेंट, और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट रखना है कि टोटल आपने इनको नहीं करना है। अब उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच कॉस्ट एलिमेंट। तो आप कैसे निकालेंगे कि जब आप लोग टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट पे डिवाइड कर दोगे तो 90,000 को 15,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमने कहा जी ये आ जाएगा जी 6.00। फिर इसी लिहाज से हम लोगों ने 30,000 को 15,000 पे डिवाइड किया तो 2.0, और 15,000 को 15,000 पे डिवाइड किया तो 1.0 आ गया। इस लिहाज से हमारे पास जो है वो टोटल इनकी कॉस्ट बनेगी 6 और 2 8 और 1 9, 9.0 जो है वो इनकी पर यूनिट कॉस्ट बनेगी। तो जो उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दी थी कि नंबर ए जो थी, ए रिक्वायरमेंट कि ये हमने हर एक कॉस्ट एलिमेंट की आपने कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट की। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो सेकंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का बेसिकली फर्स्ट पार्ट होता है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है जो पहले वाला, ये एक बेसिकली वर्किंग है ये वाली तमाम कैलकुलेशन को करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी। कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी या कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम कॉस्ट को पूरा कर रहे हैं। तो उसी लिहाज से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लोग जो है वो डॉलर अमाउंट लिख लेंगे। ओके, अब इसमें आपने सबसे पहले जो आपकी क्वांटिटी स्केड्यूल था वही बताएगा कि आपने कौन कौन सी हेडिंग्स यहाँ पे देनी है। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो आप कहते हो जी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट।
कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट क्या है, आपने जो यूनिट कंप्लीट किए हैं आप क्वांटिटी स्केड्यूल से देख लोगे वो है 14,000, आपने ये 14,000 को आपने करना है जी 14,000 और मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट जो अभी आपने कैलकुलेट की है कंप्लीटेड यूनिट की, दैट इज 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो 14,000 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएगा 1,26,000 की, आपके पास ये कॉस्ट आ गई। क्योंकि ऊपर हमने डॉलर साइन लगा दिया है इसलिए इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, एंड के ऊपर जो वर्क इन प्रोसेस बच रहा है उसकी कितनी कॉस्ट है, तो उसके अंदर हमने कहा जी डायरेक्ट मटेरियल लगा है, फिर डायरेक्ट लेबर लगी है और फिर FOH यूज हुए हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए आपने इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट बनाए हैं आपने वही वाले यूज करने हैं। डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट है 1000, डायरेक्ट लेबर के हैं 1000 और FOH के भी हैं 1000, तो आप तीनों के लिख लोगे, दिस इज 1000 एंड 1000 एंड 1000 और मल्टीप्लाई करोगे आप लोग पर यूनिट कॉस्ट जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 6, लेबर की पर यूनिट एवरेज कॉस्ट है 2 और FOH की पर यूनिट एवरेज कॉस्ट है 1, तो इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.0, 2.0, 1.0, इस लिहाज से ये आ जाएगा जी 6,000, ये वाली अमाउंट आ जाएगी 2,000 और इसी तरीके से ये अमाउंट आ जाएगी 1,000। इन सब को जब आपने प्लस किया तो ये आ जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, ये 9,000 ये वाला आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट लॉस्ट कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे और इस लिहाज से हमने जब इसको टोटल किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट जो हमने अकाउंट की है वो है 1,26,000 जमा 9,000 करेंगे तो 1,35,000 की टोटल कॉस्ट हमने पूरी कर ली है। इस तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हो अपनी कॉस्ट को जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब आप इसकी अगर जर्नल एंट्रीज करते हो, अगर हम जर्नल एंट्रीज करें तो पहली एंट्री होगी आपकी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की, तो आप लोग देखेंगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट 1, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट 1 में आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, ये आप डेबिट कर दोगे, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 को आप डेबिट करोगे और कितनी अमाउंट से करोगे, 1,35,000 टोटल अमाउंट से, ये 1,35,000 से। फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्ट मटीरियल्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, मटीरियल्स। फिर उसके बाद आप लोग वेजेस पेएबल या पे रोल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और FOH के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे और ये सारे क्रेडिट हो जाएंगे और इनकी अमाउंट्स क्या होंगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 90,000, 30,000 और 15,000 जो हम लोगों ने लगाया है इनके ऊपर, ये 90,000, फिर इसके बाद ये है जी 30,000 और फिर ये 15,000 और इस तरीके से ये टोटल आ गया आपके पास 1,35,000। अब दूसरी एंट्री हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट की हम एंट्री करते हैं। क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट है और ये पहला डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट को ट्रांसफर करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट क्या आएगी जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है, 1,26,000, तो 1,26,000 से हम लोग इसको डेबिट कर देंगे और 1,26,000 से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, ये दूसरी एंट्री करनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। जो यूनिट कंप्लीट किए और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए, ये उसकी हम लोग जो है वो एक जर्नल एंट्री करते हैं और ऑटोमेटिकली जब आप लोग इसका वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये वाली 2 एंट्रीज को पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 9,000 बनेगा। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बन जाती है डिपार्टमेंट 1 की। होप सो आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को समझ गए होंगे।
now we move to कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ सेकंड डिपार्टमेंट। अब हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने को सीखते हैं और उसमें हमें चूंकि गेन्ड यूनिट की बात हो रही है तो हम लोग जो है उसको देखते हैं कि उसकी गेन्ड यूनिट की ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होती है और वो हम कैसे शो करते हैं उसके अंदर। तो मैं इसके लिए जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट को बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबर 1 करेंगे क्वांटिटी schedule and equivalent units। ये बेसिकली क्वेश्चन की वर्किंग होती है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये बेसिकली वर्किंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लें, फिर उसके बाद यूनिट्स हैं। अब देखिए जी, आपके पास जो इस वक्त चूंकि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है यूनिट्स ट्रांसफर्ड रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट है। मीन पिछले डिपार्टमेंट ने हमें कितने यूनिट भेजे थे, वो थे 14,000। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जी रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 से हमें मिले थे जी 14,000 यूनिट्स। अब यहां पे लिखेंगे आप गेन्ड यूनिट्स। याद रखें यहां पे एक लाइन ऐड हो जाएगी गेन्ड यूनिट्स। तो जो हमने मटेरियल जब ऐड किया था तो उसकी वजह से हमारे जो एडिशनल यूनिट आए थे, एडेड टू यूनिट्स इन प्रोसेस, मीन इस प्रोसेस में कितने मजीद यूनिट ऐड हुए हैं, ये एडिशनल यूनिट्स हैं 7,000 के। तो एडेड बाय द डिपार्टमेंट आप ऐसे कह लें, ये गेन्ड यूनिट्स हैं, या इस तरह से कह लें कि आप इसको अगर लिखते हो तो आप ऐसे कह लें कि इसको एडेड बाय डिपार्टमेंट 2, एडेड बाय डिपार्टमेंट 2। मीन 1 से हमें मिले 14,000 और डिपार्टमेंट ने खुद से जो मटेरियल ऐड किया उसकी वजह से जो गेन हो गए यूनिट्स, इंक्रीज हो गए यूनिट्स, वो थे 7,000। तो टोटल यूनिट टू अकाउंट फॉर, टोटल यूनिट्स अकाउंट फॉर, अकाउंट टू, टोटल यूनिट्स टू अकाउंट जो है वो आ जाएंगे जी 21,000 यूनिट। अब हमने 21,000 यूनिट पूरे करने हैं। मीन हमने ये कहा कि हमारे पास 14,000 यूनिट डिपार्टमेंट 1 से मिले, लेकिन कुछ हमने मटेरियल जब डिपार्टमेंट 2 में ऐड किया तो उसकी वजह से 7,000 यूनिट जो है वो डिपार्टमेंट 2 में मजीद बढ़ गए। तो वो भी हम लोग जो है वो एडेड यूनिट के अंदर शामिल करेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये टोटल यूनिट इंक्रीज करके 21,000 बन जाएंगे। तो आप समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चन में जब एडेड यूनिट वाली बात आएगी तो ये एक लाइन जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं है बाकी क्वेश्चन से। सिर्फ ये एक फर्क आ जाएगा कि ये एक लाइन ऐड हो जाएगी और उसके मुताबिक ये वाला जो है वो इसके अंदर जो है वो टोटल यूनिट्स बन जाएंगे। अब हमने इसको पूरा करना है तो हम लोग कहेंगे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ये हैं 15,000 यूनिट्स। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट के अंदर 15,000। फिर इसके अलावा और इसमें जो है वो वर्क इन प्रोसेस जो है वो एंडिंग के ऊपर जो है वो एंड पे हमें हमारे पास जो यूनिट्स कितने बच गए हुए हैं वो हैं जी हमारे पास 6,000 यूनिट्स। ये हम लोग वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट्स लिख लेंगे 6,000। और इसमें देखे 6 और 15 21 पूरे हो गए, तो इसलिए हमारे पास लॉस्ट यूनिट चूंकि हैं ही नहीं है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल अकाउंटेड फॉर, हमने टोटल अकाउंट फॉर कर लिए हैं 21,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे यूनिट्स पूरे हो गए। अब हम इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे। अब चूंकि ये डिपार्टमेंट 2 है, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है और इससे हमें डिपार्टमेंट 1 की भी कॉस्ट आएगी और फिर उसके बाद इसमें जो कॉस्ट एलिमेंट्स होंगे, कॉस्ट एलिमेंट्स वो बेसिकली आएंगे बेटे, एक तो डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट आएगी, फिर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर डायरेक्ट लेबर आएगी और फिर FOH आएंगे।
तो ये इस तरीके से ये हमारे पास 4 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट 1 था उसके अंदर ये वाला कॉस्ट एलिमेंट नहीं था, सिर्फ 3 कॉस्ट एलिमेंट थे, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कॉस्ट एलिमेंट बनेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 कॉस्ट एलिमेंट की जो है वो यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी डिपार्टमेंट 1, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटीरियल्स, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर एफओएच। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनके 4 कॉस्ट एलिमेंट बनाएंगे और हम लोग ये चारों के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो वो जो गेन्ड यूनिट की एक एडजस्टमेंट होती है पर यूनिट कॉस्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये मैं आपको आखिर में साबित करूंगा, बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके जी, ये मैंने आपसे कहा था कि गेन टोटल जो ट्रांसफर्ड आउट और कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो हर एक के नीचे स्ट्रेट फॉरवर्डली आंखें बंद करके आप लिख दें। ये सब के नीचे 15,000 आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे सब के नीचे 15,000 यूनिट। अब हम कहते हैं जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब एंडिंग इन्वेंट्री की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो हमें उन्होंने बताई है कि इस डिपार्टमेंट में हाफ कंप्लीटेड है। तो मैं ये लिख लेता हूँ जी, ये है 1/2 कंप्लीटेड है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल, लेबर और एफओएच। लेकिन डिपार्टमेंट 1 के लिहाज से ये 6,000 यूनिट 100% कंप्लीट है। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जब डिपार्टमेंट 2 में ये वाले यूनिट रिसीव किए थे तो इस लिहाज से हमने ये कहा था कि ये वाले यूनिट जो है वो क्या है, 100% जो है वो कंप्लीट हुए होंगे, तो तभी जो है वो आपको आगे ट्रांसफर हुए होंगे। मीन चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को जब हमने शामिल किया था तो हमारे पास जो है वो ये, अब ये जो कॉस्ट है, ये जो 14,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये बेसिकली 21,000 यूनिट के ऊपर डिवाइड चूंकि होनी है तो पर यूनिट कॉस्ट है उसकी आनी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आपने हमेशा ये लिख देना है, जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री होगा वो प्रायर डिपार्टमेंट के लिहाज से हमेशा जो है वो 100% कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप लोग इसको नीचे 6,000 ही लिखेंगे, 6,000 का 100%। ये आप नोट कर लें, याद रख लें कि डिपार्टमेंट 1 के लिहाज से जब आप इक्विवेलेंट यूनिट निकालोगे तो उसमें आप लोगों के पास जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी वो हमेशा हर हाल में डिपार्टमेंट 1 के लिहाज से 100% कंप्लीट थी, तभी वो आगे ट्रांसफर हुए थे। इसलिए हम लोग इसको जो है वो 100% कंप्लीट समझेंगे। इसलिए 6,000 का 100% जो है वो 6,000 ही आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से ये 50% है, डायरेक्ट लेबर के लिहाज से भी 50% है और एफओएच के लिहाज से भी ये 50% है। तो मैंने 6,000 का 1/2 लिया, 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा मटेरियल, लेबर और एफओएच के लिहाज से, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3,000, यहाँ पे भी आ जाएगा जी 3,000 और इधर भी आ जाएगा मेरे पास 3,000। ये आपने याद रखना है कि आपके पास जब भी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन आएगी तो आपने प्रायर डिपार्टमेंट के लिहाज से हमेशा ये 100% रखना है। ये हमेशा जो होगा वो 100% होंगे, 100% कंप्लीट होंगे जैसे कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं। उसकी लॉजिक ये है कि डिपार्टमेंट 1 में पूरा काम हुआ होगा तो ये वाले यूनिट आगे जा रहे हैं। मीन जो पिछले वाले यूनिट जो थे वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गए थे तो तभी आपके पास आए थे, इसलिए ये हमेशा 100% ही होंगे जो भी ये यूनिट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। ओके, अब इस लिहाज से हमारा हम कहें जी 21,000, ये सपोज हम कहते हैं ये लीटर्स हैं, तो ये 21,000 लीटर्स हैं हमारे पास। ये 15 और 3 18,000 आ गया और इसी लिहाज से ये भी 18,000 आ गया और इसी लिहाज से ये भी 18,000 आ गया। अब इस लिहाज से हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो चारों कॉस्ट एलिमेंट के हमने कैलकुलेट कर लिए। ये चूंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 का भी एक कॉलम बनाया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 की, और फॉर द मंथ ऑफ जो भी होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग क्या यहाँ पे आपने कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कॉस्ट एक्यूमुलेशन
एंड यूनिट कॉस्ट समरी। ओके, डिस्क्रिप्शन लिख लें। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल, फिर आप लिखोगे डिपार्टमेंट 1, जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं वो लिखने हैं आपने। फिर उसके बाद है जी डिपार्टमेंट सॉरी डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और FOH। हमने कहा जी ये वाले जो डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट आई है, एक तो डिपार्टमेंट 1 ने इधर कॉस्ट ट्रांसफर की है, दूसरा मटेरियल ऐड हुआ है, लेबर ऐड हुई है, FOH ऐड हुआ है, तो ये वाली जो कॉस्ट है ये डिपार्टमेंट 2 ने ऐड की है, ये डिपार्टमेंट 2 की एडेड कॉस्ट है, और ये वाली जो डिपार्टमेंट 1 से हमें रिसीव हुई है। तो इस तरीके से ये दो एलिमेंट हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। ओके जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, क्योंकि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं इसलिए उसकी कॉस्ट भी नहीं आएगी। और अगर आप लोगों के पास इसका फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है तो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस वो 000 कर दीजिएगा। कॉस्ट एडेड दिस मंथ, इस महीने में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है। तो इस महीने में बेसिकली बेटे देखें कि हमें जो कॉस्ट ऐड की गई थी, जो डिपार्टमेंट ने हमें कॉस्ट जो है वो दी थी डिपार्टमेंट 1 की तरफ से, जो हमें वसूल हुई थी कॉस्ट, वो है 1,26,000। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो सेकंड डिपार्टमेंट था उसमें ये तो बताया गया कि पिछले डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, वो हैं 14,000, लेकिन उसकी कितनी कॉस्ट ट्रांसफर हुई है वो आपको यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में नजर नहीं आ रही। सिर्फ आपको नजर आ रहा है मटेरियल, लेबर और FOH, लेकिन यहाँ पे एक चौथा कॉस्ट एलिमेंट जो है वो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रायर डिपार्टमेंट भी है ना, तो वो हमें चूंकि गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इस सवाल के ये वाला पार्ट पहले किया है तो उसका वो इंफॉर्मेशन, उसकी वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका ये सिंगल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन होता तो फिर आपको ये 14,000 यूनिट की कॉस्ट भी हमें गिवन होती कि ये वाले जो 14,000 यूनिट हैं वो हमें कितनी कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर किए गए थे, ये हमें गिवन होता हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि इसमें इसलिए गिवन नहीं है कि इससे पहले हमें डिपार्टमेंट 1 की भी कैलकुलेशन पहले करना पड़नी थी, इसलिए क्योंकि हमने पहले इसकी कैलकुलेशन की है तो इससे हमें वो नजर आ जाएगी कि वो हमने कितनी कॉस्ट ट्रांसफर की थी। जैसे हमने ये वाली एंट्री की है, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 को डेबिट किया था 1,26,000 और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 को क्रेडिट किया था 1,26,000, तो मीन हमने ये जो 14,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो पर यूनिट 9 के ऊपर किए हैं और उनकी जो है वो 1,26,000 की टोटल कॉस्ट जो है वो हमें ट्रांसफर इन हुई है। तो ये वाली जो कॉस्ट है ये हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर उधर लिखेंगे डिपार्टमेंट 1 के नीचे, दैट इज 1,26,000, ये कॉस्ट आप इधर लिखोगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, तो ये चूंकि हमें गिवन है 36,000, 13,500 और 4,500, तो ये हम लोग जो है वो तीनों लिख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है जी 36,000, फिर 13,500 और फिर ये 4,500, और जब हम इन सब को टोटल करेंगे 1,26,000 को प्लस करेंगे 36,000 के साथ, प्लस करेंगे इसके साथ 13,500 को और प्लस करेंगे 4,500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 1,80,000। इतनी कॉस्ट हम लोगों ने अब क्या करनी है, जो है वो पूरी करनी है। ये मैंने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर जो है वो 1,80,000 इसकी है, फिर 1,26,000 जो है वो ये वाली है, और फिर उसके बाद जो है वो 36,000 ये है, और 1,35,000 जो है वो 13,500 ये है, और 4,500 जो है वो ये है। इस तरीके से हमने ये कॉस्ट पूरी करनी है। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट यूनिट डिपार्टमेंट 1 के हम लोगों ने कैलकुलेट किए 21,000 और 21,000, और मटेरियल के लिहाज से 18,000, लेबर के लिहाज से भी 18,000 और FOH के लिहाज से भी 18,000।
और इसमें आपने कुछ नहीं लिखना है, टोटल में आपने इसको नहीं शामिल करना है, टोटल आपने इसका नहीं करना है। आप लोग लिखोगे अब पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा जी, डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कॉस्ट आएगी 1,26,000 डिवाइडेड बाय 21,000, तो ये आ जाएगा जी 6 पर यूनिट, 6.0। इस लिहाज से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 2.0 पर यूनिट। 13,500 डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 18,000 के साथ, तो ये आ जाएगी जी 0.75। और इसी लिहाज से 4,500 डिवाइडेड बाय 18,000 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.25। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और जब हमने इन सब को टोटल किया 6 और 2 8, 8 और 1 जो है वो 9 आ जाएगा, 9.0 पर यूनिट इसकी कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि ये टोटल कॉस्ट जो इनकी आ गई वो है 9.0, और हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से इसकी कॉस्ट जो है वो ये आ जाएगी 6.0, 2.0, 0.75 और 0.25 मटीरियल, लेबर, एफओएच और डिपार्टमेंट 1 के लिहाज से। अब बेटे एक बात जो बड़ी गौर करने वाली है वो जरा गौर से ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट 2 में जो डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कॉस्ट है वो आ रही है 6.0, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि जब डिपार्टमेंट 1 ने कॉस्ट ट्रांसफर की थी डिपार्टमेंट 2 को, तो वो की थी पर यूनिट के ऊपर 9 पर यूनिट के ऊपर। अब ये जो 9 से कम होके 6 कैसे हो गई है, इसकी वजह यही है कि हमने यूनिट ऐड किए हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो बेटे ये बेसिकली कॉस्ट की एडजस्टमेंट है कि जब हम यूनिट ऐड करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रायर डिपार्टमेंट कम हो जाती है, और जब हम यूनिट जो है वो लॉस करते हैं तो प्रायर डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये एडजस्टमेंट जो है वो जब मैं इस फॉर्मेट के तहत आप लोगों को काम करवा रहा हूं तो इसमें ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसको हमें अलहदा से जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें ये नहीं होता कि हम इसके अलहदा से जाके एडजस्टमेंट करें। अगर हम लोग ये वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे तो एंड पे जाके हमें जो यूनिट गेन की लॉस है या फिर उसकी जो उसकी आप समझ लें कि पर यूनिट कॉस्ट की जो एडजस्टमेंट है वो हमें करना पड़ेगी, क्योंकि हम पिछले डिपार्टमेंट से तो कॉस्ट ले रहे हैं 9 पर यूनिट के साथ, लेकिन इस डिपार्टमेंट में वो वाली कॉस्ट बन गई है 6 पर यूनिट के साथ। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट ली थी 1,26,000, वो डिवाइड हो रही थी 14,000 यूनिट के ऊपर। अब वही वाली 1,26,000 जो कॉस्ट है वो अब डिवाइड होगी 21,000 यूनिट के ऊपर, क्योंकि हमने 7,000 यूनिट उसके अंदर क्या कर लिए हैं, ऐड किए हैं। वो जो एडिशनल यूनिट आने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट की एडजस्टमेंट है। और इस मेथड के तहत जब आप लोग इस फॉर्मेट में जब आप काम करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो वाली एडजस्टमेंट हो जाएगी, हमें अलहदा से वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग डिपार्टमेंट 2 के अंदर जब हम लोग लॉस्ट यूनिट की भी कैलकुलेशन करते हैं तो सेम लॉजिक जो है जो हमने यहाँ पे यूज की है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा लॉस भी उन्हीं गुड यूनिट्स के अंदर। डिपार्टमेंट 1 की पर यूनिट कॉस्ट फिर वहां पे वो इंक्रीज कर जाएगी, जैसे ऐड यूनिट होने की वजह से डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज की है, इसी तरीके से यूनिट जब लॉस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो जो होगी वो उससे इंक्रीज कर जाएगी, जो पीछे से रिसीव हुई थी हमें वो उससे इंक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिकली एक एडजस्टमेंट हमें करना पड़ती है अगर हम लोग जो है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और इस फॉर्मेट के तहत जब आप ये काम करते हो तो ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपके ये एक पार्ट बन जाती है उसका। इस वजह से आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है और सारे सवाल आप इसी फॉर्मेट में आप करते हैं, तो आपको कोई अलहदा से कोई भी बात याद रखने की या आपको अलहदा से उसकी एडजस्टमेंट को करने की जरूरत पेश नहीं आती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि ये वाला फॉर्मेट जो है वो आप यूज करें, ताकि आपकी जो एडजस्टमेंट है जो कि नॉर्मली गलती होने के चांसेस होते हैं बच्चों के, वो आप अवॉइड कर सकें इस मेथड को यूज करके। तो इस तरीके से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 9 आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो थर्ड पार्ट होता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, वो हम बनाते हैं कॉस्ट
रिकॉन्सिलिएशन समरी, या हम लोग जो है वो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट को अकाउंट फॉर किया है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिख लें, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आप लोग इसकी जो है डॉलर अमाउंट लिख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके पास वही वाला जो आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वांटिटी स्केड्यूल होता है वो आपको गाइड करता है कि आपने कौन कौन सी कॉस्ट पूरी करनी है। एक तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट है और दूसरा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं? कंप्लीटेड यूनिट्स हमें बताया गया जी ये 15,000 हैं, तो हमने कहा जी 15,000 यूनिट्स हैं। मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट हमने कहा जी 9 पर यूनिट है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 9 पर यूनिट। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 1,35,000 की कॉस्ट जो है वो ये हमें यहाँ पे टोटल हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स की आ गई। अब दूसरा है जी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। एंड के ऊपर वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या है? अब बेटे इसमें आपने जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे उतनी आपने कॉस्ट लिखनी है। आपने सबसे पहले लिखना है डिपार्टमेंट 1, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर उसके बाद FOH। ये 3 कॉस्ट चारों लिखनी है आपने। डिपार्टमेंट 1 के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर, दैट इज 6,000। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स 6,000। इसी तरीके से इसके हमने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे 3,000, इसी तरीके से इसके भी 3,000 और इसके भी हमने 3,000 किए थे। अब मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट है वो हमने निकाली है यहाँ पे, वो है जी इस डिपार्टमेंट 1 के लिहाज से 6.0, जो कि जब हमें वसूल हुई थी वो थी 9.0, अब ये हो गई है 6.0, और इसी लिहाज से हमने इसकी कॉस्ट जो कैलकुलेट की वो 2.0 है, तो दैट इज 2.0, और इसी लिहाज से यहाँ पे जो कॉस्ट हो रही है वो है हमारे पास 0.75, तो ये मैं 0.75 और ये आ जाएगा जी 0.25। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा जी 6,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36,000, 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 6,000, 3,000 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 0.75 के साथ तो ये आ जाएगा जी 2,250, और इसी तरीके से 3,000 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ, ये आ जाएगा जी 750, और जब हमने इन सब को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 36 और 6 42, 42 और 42 और 3 45, ये 45,000 जो है वो ये वाली फिगर आ गई। और जब हमने चूंकि लॉस हमारे पास है ही नहीं इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं, याद रखिएगा सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे अलहदा से करके लिखते हैं, तो हमने लॉस को रिपोर्ट करना होता है। तो 1,35,000 और जमा 45,000 करेंगे तो ये 1,80,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने कहा जी टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, इतनी कॉस्ट हम लोगों ने पूरी कर ली है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वाली सारी चीजें जो है वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ बोथ डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हो और उसको जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताना है वो ये होता है कि इफ यूनिट्स आर lost in second department, second और subsequent department, अगर तो सेकंड या सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट में यूनिट लॉस हो जाते हैं, देन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रायर डिपार्टमेंट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ per unit cost of prior department, per unit cost of prior department will increase,
प्रायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट 1 will increase if unit lost are in department 2। अगर तो डिपार्टमेंट 2 में यूनिट लॉस करते हैं तो डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। दिस सिचुएशन will be reverse if units are gained in department 2, means per unit cost of department 1 will decrease। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 क्या हो जाएगी, इन डिपार्टमेंट 2, डिक्रीज इन डिपार्टमेंट 2। दूसरे जो डिपार्टमेंट में उसकी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिक लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने समझने की कोशिश की है कि अगर तो सेकंड डिपार्टमेंट है या थर्ड डिपार्टमेंट है, उसमें अगर यूनिट लॉस हो जाते हैं तो पिछले वाले जो डिपार्टमेंट से कॉस्ट हमें वसूल होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम यूनिट पे डिवाइड होगी। जब कम यूनिट पे डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको। इफ यूनिट्स आर लॉस्ट, इफ यूनिट्स आर गेन्ड। अच्छा जी, हमने कहा जी कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, हमने कहा जी डिपार्टमेंट 1 से कॉस्ट हमें मिली है 1,50,000 और फॉर यूनिट्स जो हैं वो हैं जी 15,000। 15,000 यूनिट की जो कॉस्ट हमें मिली है वो मिली है 1,50,000। यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 15,000 और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 में जो कॉस्ट ट्रांसफर हुई है वो है 1,50,000। अब देखिए जी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन, ट्रांसफर इन की कॉस्ट है जी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000। इट मींस के 10 पर यूनिट जो है वो कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है। इसी तरीके से पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे भी क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट 10 ट्रांसफर हो रही है। अब अगर मैं यूनिट लॉस्ट की बात करता हूं, मैं ये कहता हूं ये भी ये सिनेरियो है दोनों क्वेश्चंस के अंदर कि अगर मैं अब ये एक सिनेरियो है कि यूनिट ट्रांसफर्ड इन है फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 टू डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में यूनिट जो ट्रांसफर हुए हैं वो है 15,000। जो कॉस्ट हुई है ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वो है 1,50,000 और पर यूनिट कॉस्ट जो ट्रांसफर इन हो रही है वो है 10 पर यूनिट। या इसको दूसरे तरीके से कह लें, डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर्ड 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। ट्रांसफर 1 ने डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 के अंदर 15,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं और पर यूनिट कॉस्ट उनकी ट्रांसफर हुई है 10 एट द रेट 10 पर यूनिट किए हैं। अब मैं कहता हूं कि इन डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 के अंदर जो है वो हम ये कह रहे हैं जी कि 1,000 यूनिट्स वर लॉस्ट। अगर 1,000 यूनिट लॉस हो गए हैं, अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, उनमें से रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो बचते हैं जी 14,000 और पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी अब डिपार्टमेंट 1 में
फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, सॉरी डिपार्टमेंट 2 में फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, तो वो आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, ये आ जाएगी जी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14,000। और इस तरीके से हमारे पास जो है वो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14,000 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा जी 10.7143। ये पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। हमने ये कहा कि डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 के अंदर 15,000 यूनिट भेजे, लेकिन डिपार्टमेंट 2 के अंदर जब प्रोसेस हुआ तो 1,000 यूनिट जो है वो लॉस कर गए। अब ये जो 1,50,000 की कॉस्ट डिपार्टमेंट 1 से आई थी, अब वो 15,000 यूनिट की नहीं है बल्कि 14,000 यूनिट की है। और जब हम 14,000 यूनिट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 10.7143 आ जाती है। मीन 0.7143 ये एक लॉस है, लॉस है। इस लॉस की एडजस्टमेंट करना पड़ती है एंड पे जाके कॉस्ट के अंदर। लेकिन जब हम लोग ये वाला फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको करवाया है वो करते हैं तो उसमें ये वाली एडजस्टमेंट नहीं होती है। अब मैं गेन्ड यूनिट की बात कर लेता हूं। हमने कहा कि जो यूनिट ट्रांसफर हुए थे इन डिपार्टमेंट 2, 5,000 यूनिट्स वर गेन्ड, 5,000 यूनिट गेन हो गए हैं। तो नाउ 1,50,000 कॉस्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 15,000 पिछले वाले यूनिट प्लस 5,000 नए यूनिट, बराबर आ जाएगा किसके, वो आ जाएगा जी 20,000 यूनिट। तो मीन ये जो अब डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो 20,000 यूनिट पे डिवाइड होगी। तो 15,000 डिवाइड 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा जी 7.5 पर यूनिट। मीन उसने 10 से रिड्यूस होके 7.5 आ गई है। और अगर ये सिचुएशन आ जाए कि क्या हुआ कि यहाँ पे देखें जी रिसीव्ड यूनिट्स जो थे वो थे 15,000, एडेड यूनिट्स जो थे वो थे जी आप कह लो जी 5,000, टोटल हो गए हमारे पास 20,000। और इस डिपार्टमेंट में लॉस्ट यूनिट हो गए वो आ गए जी 1,000। इसका मतलब है जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, रिमेनिंग यूनिट्स ऑन विच कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड, वो है जी तकरीबन 20,000 में से 1,000 जो है वो लॉस हो गए तो बाकी रह गए 19,000। इसका मतलब है 19,000 पे डिवाइड होनी है कॉस्ट। अब अगर मैं 1,50,000 की कॉस्ट थी, वो पहले मेरे 15,000 यूनिट के ऊपर थी, वो 5,000 ऐड हुए तो 20,000 हो गए, उनमें से 1,000 लॉस हो गए, तो अब ये 19,000 पे डिवाइड होनी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 19,000 में अगर करूंगा तो ये आ जाएगा जी 7.8947, ये पर यूनिट कॉस्ट बनती है। अब ये देखिए ये मैंने सारी एडजस्टमेंट कैसे की हैं कि मैंने कहा जी पहले तो ये कॉस्ट 20,000 यूनिट पे डिवाइड होने से 7.5 हो जाएगी, फिर उसमें से 1,000 यूनिट लॉस होने की वजह से उसके ऊपर जो है वो 0.3 समथिंग जो है वो एडजस्टमेंट होगी, तो इसकी टोटल एडजस्टमेंट जो है वो 7.8 समथिंग आ जाएगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो मुझे करना पड़ेगी लॉस्ट और गेन्ड यूनिट्स वाली, जब मैं आप किसी और फॉर्मेट के तहत काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोग ये वाला फॉर्मेट अडॉप्ट करोगे तो उससे ये तमाम एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये आपको बार बार अलहदा से, ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ कि आप इस फॉर्मेट में काम करिएगा ताकि आपकी वो वाली एडजस्टमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं, और वो वाली कॉस्ट जो इंक्रीज होनी है, डिक्रीज होनी है, जो भी इसमें एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए आपको वो परेशानी नहीं होगी कि आपने वो एडजस्टमेंट अलहदा से करना है।
और इनके गेन्ड यूनिट्स की और लॉस्ट यूनिट्स की क्या इंपैक्ट आता है यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रायर डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इंपैक्ट ऑन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रायर डिपार्टमेंट। प्रायर डिपार्टमेंट की यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, इंपैक्ट ऑन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रायर डिपार्टमेंट किसका, फॉर लॉस्ट and gained units in subsequent department। subsequent department में अगर कोई भी यूनिट लॉस होते हैं या गेन होते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या आता है यूनिट कॉस्ट के ऊपर, प्रायर डिपार्टमेंट की यूनिट कॉस्ट के ऊपर। ये मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। होप सो आप लोग जो है इन चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ।